Hi guys, how are you all? This is Shita Rajput. I welcome you all to JK Exam Cracker. As we all know that 12th of December से आपके JKPSC असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जाम्स कंडक्ट होने वाले हैं। जिन भी लोगों ने अभी तक कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया है वो हमारे मॉक टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ से JK एग्जाम क्रैकर की ऐप को डाउनलोड करना है। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड 8 सेक्शनल टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। ये जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है ये एक्सपर्ट्स ने बनाई है और जो एक्सप्लेनेशन आपको दी गई होगी हर क्वेश्चन के नीचे वो आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। और अगर आपको इन कोर्सेज से रिलेटेड, इन मॉक टेस्ट से रिलेटेड या फ्यूचर में जो भी कोर्सेज आने वाले हैं उनसे रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स हैं आप इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम। एंड अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट जो भी वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आपको नोटिफाई हो जाएगा। सब तो आज हम करने वाले हैं 40 MCQs बेस्ड ऑन योर इंडियन पॉलिटी और JNK की पॉलिटी आपके असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुकी हूँ, आई होप आपने रिवीजन भी कर लिया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर। तो ये कौन सा एक्ट है जिसने बाई कैमरल लेजिस्लेचर को इंट्रोड्यूस किया था? 1961, 1917, 1919 या 1915? तो एक जो एक्ट है जो हमने पढ़ा था वो था 1919 का एक्ट। तो इसी में बाई कैमरल लेजिस्लेशन सेंटर में आया था, साथ में डायरेक्ट इलेक्शंस के जो प्रोविजंस थे वो भी यहीं पे इंट्रोड्यूस हुए थे, डायरेक्ट इलेक्शंस के। ठीक है, पहली बार। इस एक्ट को मोंटागो क्लेम्सफॉर्म रिफॉर्म भी कहते हैं, मोंटागो क्लेम्सफॉर्म रिफॉर्म्स। ठीक है, ये भी आप याद रखना, ऐसे भी आपको बोल देंगे। और इसमें क्या हुआ था, सेंट्रल जो कंट्रोल था प्रोविंसेस पर उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया था और सेंटर और प्रोविजनल जो सब्जेक्ट थे ना, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी अलग अलग किया गया था। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे और जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे वो भी यहीं पे आए थे। और एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो है डायरकी, यानी कि डबल गवर्नमेंट का जो रूल था वो भी इसी में इंट्रोड्यूस हुआ था 1919 के एक्ट में, जिसको मोंटागो क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, द स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। द स्टेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिराइव पावर फ्रॉम। जो स्टेट्स हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहाँ से अपनी पावर लेती है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से या फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, संविधान से पावर्स जो हैं वो ली जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। इवन की जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही लेती है, क्योंकि हमने प्रोविजंस लाए थे ना, 74th अमेंडमेंट हुआ था और 73rd अमेंडमेंट हुआ था। 73rd जो है ये पंचायत से रिलेटेड है और 74th म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है। तो इसका जो सही आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का वो है ए। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, द डिस्कशन इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इवेंचुअली लेड टू द पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो डिस्कशंस हुई थी थर्ड राउंड टेबल में उससे क्या रिजल्ट आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन टू बी बेस्ड ऑन अ यूनियन ऑफ द प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। आपने बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है। और आप देख रहे हो कि 2009 यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है सी, बोथ बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स इन्होंने दिए हैं। एक तो थर्ड राउंड टेबल के बाद ये एक्ट पास हुआ था, साथ में जो ऑल इंडिया फेडरेशन है उसकी भी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसी एक्ट में। साथ में जो थर्ड राउंड टेबल है उसमें से सिर्फ सेकेंड राउंड टेबल थी जिसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी का पार्टिसिपेशन था, ओनली सेकेंड राउंड टेबल। तो आपको ये याद रखना है। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ मेनी विमेन मेंबर्स वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कितने मेंबर्स थी, कितनी फीमेल मेंबर्स थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 15, 13, 12 या 10?
तो इसका जो सही आंसर है वो है 15 विमेन्स थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर्स थी, तो ये आपको याद रखना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल हैज बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो हमने जो ये प्रियम्बल का आइडिया है ये कहाँ से लिया है? इटली से लिया है, कनाडा से, फ्रांस से, या फिर यूएसए से? प्रियम्बल जो सबसे पहले बनाया था वो यूएसए ने ही बनाया था और कॉन्स्टिट्यूशन भी सबसे पहले यूएसए ने बनाया था। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी। डी इज द राइट आंसर। कनाडा से हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर का कॉन्सेप्ट लिया है, ये आप याद रख सकते हो। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास है जो कंकरेंट लिस्ट का आइडिया है वो हमने कहाँ से बोरो किया है? यूएसए से, स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, या यूएसएसआर से? इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज अ राइट आंसर। कंकरेंट लिस्ट साथ में ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रोविजन है वो भी हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और प्रेसिडेंट जो है वो बुलाते हैं ज्वाइंट सिटिंग को दोनों हाउसेस की जब कोई डिसीजन लेना हो और यहाँ फिर डेडलॉक हो गया हो कोई डिसीजन लेने में, और इसको प्रिजाइड स्पीकर ऑफ द लोकसभा ही करते हैं। और स्पीकर कौन है? ओम बिरला है, ये आपको याद रखना है। और राज्यसभा की जो चेयरपर्सन है वो कौन है? वेंकैया नायडू जी हैं जो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर है सी। सेवेंथ क्वेश्चन हमारे पास है द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से ली है? फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन? तो फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट हमने लिया था यूएसएसआर या फिर रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल ड्यूटीज का डीपीएसपी की अगर हम बात करें तो ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था, और फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। सिंगल सिटीजनशिप जो है वो हमने यहाँ से ली है। और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। 3 वर्ड्स हैं इसमें जो हमने यहाँ से लिए थे, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है? अगर आपने 9th की हिस्ट्री पढ़ी है तो वहाँ पे भी फ्रेंच रेवोल्यूशन में बताया हुआ है। तो 7th क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। 8th क्वेश्चन हमारे पास है टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म्स लॉ हैव बीन इंक्लूडेड इन। आपको स्केड्यूल पूछे हैं तो स्केड्यूल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके आपको याद रखना है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो पहला आ गया टेरिटरीज, दूसरा आ गया इमोल्यूमेंट्स, एफर्मेशंस, राज्यसभा की सीट्स, स्केड्यूल कास्ट, अदर एरियाज यानी ट्राइबल एरियाज, फेडरल लिस्ट, फिर यहाँ पे आ जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंड रिफॉर्म्स। तो हमें क्या बोला था? लैंड रिफॉर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 9th स्केड्यूल। डी से आ जाता है डिफेक्शन, ये आ जाता है 10th स्केड्यूल में। फिर हमारे पास है पंचायत 11th में और म्यूनिसिपैलिटी 12th स्केड्यूल में, ठीक है? तो 8वें क्वेश्चन में हमें लैंड रिफॉर्म पूछा है, इसका सही आंसर है 9th स्केड्यूल और बी इज द राइट आंसर। 9th क्वेश्चन हमारे पास है मैरिज, डाइवर्स, अडॉप्शन। ये जो एंट्रीज हैं 7th स्केड्यूल की ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी लिस्ट में मेंशन है? लिस्ट यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट में, या कहीं पर भी नहीं, या फिर आप रेजिड्यूरी लिस्ट भी बोल सकते हो। तो मैरिज, डाइवर्स और अडॉप्शन जो है ये हमारी कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे एजुकेशन और एग्रीकल्चर का बताना कि ये कौन से लिस्ट में है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी जो लॉज वगैरह भी जो फॉर्म ला थे 3 उनको भी रिपील कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो आप मुझे ये बताना, ठीक है? तो 9th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सी। 10th क्वेश्चन हमारे पास है इंडिया इज अ रिपब्लिक। इसका क्या मतलब है? इट इज द पीपल हु आर द फाइनल अथॉरिटी इन ऑल द मैटर्स। लोग जो हैं वही सारे डिसीजंस लेते हैं, उनके पास सारी अथॉरिटी होती है, फाइनल अथॉरिटी होती है। देयर इज नो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। रिपब्लिक का मतलब क्या ये है कि कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है इंडिया में। देयर आर नो हेरिडिटरी रूलर्स इन इंडिया, या फिर कोई भी हेरिडिटरी नहीं है, यानी कि किंगशिप नहीं चल रहा है यहाँ पे, राजा का बेटा राजा बनेगा ऐसा नहीं है।
वो है या फिर इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट है। तो 10th क्वेश्चन का सही आंसर है सी, देयर इज नो हेरिडिटरी रूलर्स इन इंडिया, यानी कि यहाँ पे वोटिंग से ही हेड जो है वो चूज किया जाता है, उसको रिपब्लिक कहा जाता है, जहाँ पे जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा, इलेक्टेड हेड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनता है, कोई भी पर्सन जिसको इलेक्शन के द्वारा चूज किया गया हो वो यहाँ पे हेड बनेगा। तो रिपब्लिक का मतलब यही होता है। तो 10th क्वेश्चन का सही आंसर है सी। 11th क्वेश्चन हमारे पास है, हमने प्रियम्बल के बारे में जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी है वो देखनी है और बताना है कि कौन सा सही है। पहला हमारे पास है द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकेम प्रियम्बल। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वही प्रियम्बल बना था। इट इज़ नॉन जस्टिशिएबल, अगर प्रियम्बल को कोई फॉलो या वायलेट नहीं कर रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इट कांट बी अमेंडेड, आप इसको अमेंड नहीं कर सकते हो। प्रियम्बल कैन नॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रियम्बल है वो ओवरराइड नहीं कर सकता है कुछ जो स्पेसिफिक प्रोविजंस है, जो बुलवाक है हमारे डेमोक्रेसी के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको ये ओवरराइड नहीं कर सकता है। तो सही स्टेटमेंट्स क्या है इसमें से? ओनली 1 and 2, ओनली 1, 2 and 4, ओनली 1, 2, 3, ओनली 2, 3, 4। इसका जो सही आंसर है वो है 1, 2 and 4। अब जब प्रियम्बल मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि प्रियम्बल जो है अभी तक अमेंड हो चुका है ओनली वंस, एक ही बार अमेंड हुआ है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ओनली वंस अमेंड हुआ है। नाउ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन कौन से वर्ड्स जो है वो प्रियम्बल में ऐड हुए थे इस अमेंडमेंट में, और कौन सा अमेंडमेंट था ये आप ये भी मुझे बताना। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन हमारे पास है, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये 17 में पूछा गया यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम में कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का जो माइंड है वो इनमें से किस में झलकता है? प्रियम्बल में, फंडामेंटल राइट्स में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज। 12th क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है प्रियम्बल में, क्योंकि प्रियम्बल जो है वो तो समरी हो गई हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो भी आइडियल्स इन सब में मेंशन है वो इन्होंने शॉर्टकट में समरी में डाला हुआ है, यानी प्रियम्बल में डाला हुआ है। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो पार्ट 3 में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 में आता है, और फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 में आती हैं, और ये 11 है। लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी यानी 11th फंडामेंटल ड्यूटी कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुई थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ऐसे आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे। 12th क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ए। 13th क्वेश्चन हमारे पास है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स विच टाइप ऑफ गवर्नेंस सिस्टम। हमारे यहाँ पे कौन सी गवर्नेंस सिस्टम है? डेमोक्रेटिक है, प्रेसिडेंशियल है, पार्लियामेंट्री है, या सेमी डेमोक्रेटिक है? तो यहाँ इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो हमने यूके या ब्रिटेन से ली है, तो आपको ये याद रखना है। 13 क्वेश्चन का सही आंसर है सी। 14th क्वेश्चन हमारे पास है, द टोटल नंबर ऑफ स्पोक्स इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। तो ये जो आपने फ्लैग देखा होगा इसमें बीच में जो चक्र बना होता है व्हील, इसमें कितनी ये स्पोक्स यानी कि ये जो लाइनें हैं वो होती हैं 20, 24, 26 या 30। 14 क्वेश्चन का सही आंसर है 24। 24 लाइंस यानी कि ये जो स्पोक्स है इस चक्र में होती हैं, तो आपको ये याद रखना है। 14th क्वेश्चन का सही आंसर है बी यानी कि 24th। 15th क्वेश्चन हमारे पास है, अ कंप्लीट आर फॉर्मल रेंडिशन ऑफ नेशनल एंथम टेक्स। यानी कि जब हम नॉर्मली जब हम नेशनल एंथम गाते हैं तो हमें कितना टाइम लगता है? 50 सेकेंड्स लगते हैं, 45 सेकेंड्स लगते हैं, 52 सेकेंड्स लगते हैं, 55 सेकेंड्स लगते हैं। इसका सही आंसर है 52 सेकेंड्स। ये आपको याद रखना है, हमारे नेशनल एंथम में नॉर्मली जो है 52 सेकेंड्स लगते हैं। तो 15th क्वेश्चन का सही आंसर है सी। 16th क्वेश्चन हमारे पास है, इंडियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कौन सा आर्टिकल हमारा कहता है कि हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है स्टेट्स को क्रिएट करने की? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। इसका जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 3। ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है
यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाली वीडियो में आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 3 बात करता है क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। 16th क्वेश्चन का सही आंसर है सी, ऑप्शन सी। 17th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द कमीशन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज इस्टेब्लिश्ड इन। तो जो ये लैंग्वेज के बेसिस पे एक कमीशन बनाया गया था स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, ये कौन से ईयर में बनाया था? 1856, 1956, 1953, 1960। इसका जो सही आंसर है वो है 1953। तो आपको ये याद रखना है। 17th क्वेश्चन का सही आंसर है सी। 18th क्वेश्चन हमारे पास है विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप। इनमें से कौन सी कंट्री डुअल सिटीजनशिप को एक्सेप्ट करती है? इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए। इसका जो सही आंसर है वो है यूएसए। यूएसए में 2 सिटीजनशिप्स होती है, इंडिया में भी सिंगल होती है, कनाडा में भी सिंगल होती है, ऑस्ट्रेलिया में भी सिंगल सिटीजनशिप होती है। 18th क्वेश्चन का सही आंसर है डी, यूएसए। 19th क्वेश्चन हमारे पास है हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पिटेंट टू प्रिस्क्राइब कंडीशन फॉर एक्वाइजिशन ऑफ सिटीजनशिप। इनमें से कौन सी अथॉरिटी के पास पावर है सिटीजनशिप के रिगार्डिंग? इलेक्शन कमीशन के पास, प्रेसिडेंट के पास, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स जॉइंटली या फिर पार्लियामेंट के पास। तो 19th क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा संसद यानी कि पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर होती है जो भी सिटीजनशिप से रिगार्डिंग मैटर्स हैं, चाहे वो एक्वाइजिशन हो, चाहे वो टर्मिनेशन हो, इन सब से डील करता है हमारा पार्लियामेंट। सिटीजनशिप आता है पार्ट 2 में। 20th क्वेश्चन हमारे पास है द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द। तो जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, इनमें से किस में वो आता है, इंक्लूड होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, 4th शेड्यूल में, फंडामेंटल राइट में या प्रियम्बल में? 4th शेड्यूल तो सीट्स की एलोकेशन की बात करता है राज्यसभा में, ये नहीं होगा। फंडामेंटल राइट भी वेलफेयर स्टेट की बात नहीं करते हैं, प्रियम्बल भी नहीं करता है, ये करते हैं हमारे डीपीएसपी जो पार्ट 4 में आते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए। 20th क्वेश्चन का आंसर जो है हमारे पास है ए। 21 क्वेश्चन हमारे पास है द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इस्टेब्लिश। हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इसका क्या पर्पस है, क्यों हमने इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है? 2002 यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, सोशल डेमोक्रेसी को या गांधीयन डेमोक्रेसी को या सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को? इसका जो सही आंसर है वो है डी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो 21st क्वेश्चन का सही आंसर है डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 22nd क्वेश्चन हमारे पास है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने क्या इनकॉर्पोरेट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? अ न्यू चैप्टर ऑन। इनमें से किस पे एक नया चैप्टर था? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज या नन ऑफ द अबव। तो 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हमने ऐड की थी फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि 11 है, और जो इसमें बात करूं मैं, ये पार्ट 4A के अंदर आती हैं, ठीक है। और आर्टिकल 51A ये भी आपने याद रखना है। आर्टिकल 36 से 51 आते हैं डीपीएसपी में, और फिर 51A बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो 22nd क्वेश्चन का सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। इनमें से क्या करेक्ट नहीं है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के रिगार्डिंग? इलेक्शन ऑफ द सक्सेसर मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट। जो इलेक्शंस है आने वाले प्रेसिडेंट के, उसके जो है पहले प्रेसिडेंट से पहले ही हो जाने चाहिए, उनकी एक्सपायरी टर्म से पहले हो जाने चाहिए। प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। जो प्रेसिडेंट है वो 5 साल के लिए ऑफिस को होल्ड करते हैं जैसे ही वो अपने ऑफिस में एंटर करते हैं। जैसे ही इनकी जो टेन्यूर है वो एक्सपायर होती है, वो
अपने ऑफिस में रहते हैं जब तक नया सक्सेसर जो है ऑफिस पे नहीं आ जाता है, या फिर प्रेसिडेंट्स इलेक्शन में भी पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड्स की जो इलेक्टोरल कोलाज है वो इनकम्प्लीट है। इनमें से क्या करेक्ट नहीं है हमें पूछा है। 23rd का सही आंसर है डी। डी जो है वो थर्ड नहीं सही नहीं है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता है ये बोलकर कि जो इलेक्टोरल कोलाज है वो इनकम्प्लीट है। 23rd क्वेश्चन का सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द प्रपोजल रिलेटिंग टू डिसमिसल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी प्रेजेंटेड इन। जो प्रपोजल है वाइस प्रेसिडेंट को डिसमिस करने का वो हम कहाँ पे इनिशिएट करते हैं, किसी भी हाउस में, यानी लोकसभा राज्यसभा किसी भी हाउस में, सिर्फ राज्यसभा में, सिर्फ लोकसभा में, नन ऑफ द अबव, या यहाँ पे आपको सुप्रीम कोर्ट भी दे सकते थे। तो 24th क्वेश्चन का सही आंसर है राज्यसभा, क्योंकि जो ये वाइस प्रेसिडेंट है ये राज्यसभा के एक्स ऑफिसर चेयरमैन भी होते हैं, और राज्यसभा के चेयरमैन हैं तो राज्यसभा में ही इनका जो ये है रिमूव करने का प्रोसेस है वो इनिशिएट हो सकता है। एंड इन केस अगर ये रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो ये वाइस चेयरमैन को रेजिग्नेशन देंगे, वैसे ही वाइस चेयरमैन जो है वो चेयरमैन को देता है। लोकसभा में भी सेम होता है, स्पीकर देता है डेप्यूटी स्पीकर को, और डेप्यूटी स्पीकर देता है स्पीकर को रेजिग्नेशन। तो 24th क्वेश्चन का सही आंसर है बी, राज्यसभा। 25th क्वेश्चन हमारे पास है इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो वो क्या इनमें से कर सकता है या क्या वो नहीं कर सकता है। अगर कोई पर्सन जो है, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपर हाउस यानी कि राज्यसभा से बिलोंग करते हैं तो वो क्या चीज़ें इनमें से कर सकते हैं। ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंट मोशन। अब जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये लोकसभा में ही चलाया जाता है, तो ये कह रहे हैं कि उस केस में ये वोट नहीं कर सकते हैं अपने फेवर में। ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक ऑन द बजट इन द लोअर हाउस। बजट भी जो है वो कहाँ पेश होता है, लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में, वहां ये बोल नहीं सकते हैं बजट के मामले में। ही कैन मेक स्टेटमेंट ओनली इन द अपर हाउस, वो सिर्फ राज्यसभा में ही स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। ही विल हैव टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस विद इन 6 months आफ्टर बीइंग स्वॉर्न इन एज अ प्राइम मिनिस्टर। अगर वो राज्यसभा के मेंबर हैं और उनको 6 मंथ के अंदर अंदर जो है वो लोकसभा का मेंबर बनना पड़ेगा अगर वो प्राइम मिनिस्टर रहना चाहते हैं कंटिन्यू। तो 25th क्वेश्चन का सही आंसर है ए। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी ये कह रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, तो ही विल नॉट बी एबल टू वोट, वो वोट नहीं कर पाएंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो लोकसभा में इनिशिएट होता है। तो 25th क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। ठीक है, वो वोट नहीं कर पाएंगे। तो 26th क्वेश्चन देख लेते हम। विद रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट हमने फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडर करने हैं और करेक्ट हमने बताना है, 2009 में पूछा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट all cabinet ministers shall be compulsorily the sitting members of Lok Sabha only। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो लोकसभा के ही सिटिंग मेंबर्स होने चाहिए, राज्यसभा से कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बन सकता है। स्टेटमेंट हमें ये कह रही है। यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरीट ऑपरेट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। जो यूनियन कैबिनेट का सेक्रेटरीट होता है वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स की मिनिस्ट्री के अंदर आता है। क्या सही है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन एंड नाइदर टू। 26th जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है वो है नाइदर वन नॉर टू। डी इज द राइट आंसर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा के ही मेंबर जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, राज्यसभा के भी होते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि जो ये यूनियन कैबिनेट का सेक्रेटरीट है वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंदर आता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। 26th क्वेश्चन का सही आंसर है डी। 27th क्वेश्चन हमारे पास है हाउ इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, पार्लियामेंट करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। 27th क्वेश्चन का सही आंसर है प्रेसिडेंट करते हैं। अभी जो प्रेसिडेंट है वो है रामनाथ कोविंद जी। और चीफ जस्टिस की बात करें तो ये है NV रमना साहब। आपने मुझे बताना है कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं, साथ में आपने मुझे बताना है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, और बस ठीक है, आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो। 27th क्वेश्चन का सही आंसर है बी।
एंड इन केस आपको नहीं पता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो मैं आपको बता दूं, ये है के वेणुगोपाल। ठीक है, के वेणुगोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 28th क्वेश्चन हमारे पास है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, एंड हमने बताना है करेक्ट कौन सा है। द एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो पूरे इंडिया के होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के वो एडवोकेट होते हैं, लीगल मैटर्स में वही जाते हैं। और एडवोकेट जनरल जो होते हैं वो हर स्टेट के अलग से होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट्स के, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर की रिकमेंडेशन पर, जो भी वो स्टेट का गवर्नर होता है। एज प्रोवाइडेड इन द सिविल प्रोसीजर कोड जो है, हाई कोर्ट्स के पास ये ओरिजिनल एपिलिएट है और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है स्टेट लेवल में। तो हमने बताना है सही कौन सा है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन। इसका जो आंसर है वो है नाइदर वन नॉर टू, क्योंकि जो एडवोकेट जनरल है इनको कौन अपॉइंट करता है, सिर्फ गवर्नर अपॉइंट करते हैं। आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 165 डील करता है एडवोकेट जनरल से, और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं स्टेट के। बात करूं तो अपॉइंटमेंट मैंने आपको बता दिया, ऐसा पर्सन जो हाई कोर्ट के जज के तौर पर क्वालिफाइड है वो एडवोकेट जनरल बन सकता है, और ये ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, प्रेसिडेंट के नहीं, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर ये ऑफिस होल्ड करके रखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 29th क्वेश्चन। हु इज द हाईएस्ट रैंकिंग सिविलियन ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाईएस्ट रैंक का सिविलियन ऑफिसर पूछा है इन्होंने। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका जो सही आंसर है वो है कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का रैंक सबसे हाईएस्ट होता है सिविलियन ऑफिसर्स की अगर हम बात करें। तो 29th क्वेश्चन का सही आंसर है सी। 30th क्वेश्चन हमारे पास है, उत्तर प्रदेश के पास, जिसके पास 80 सीट्स हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा की सीट्स किसके पास है। आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र के पास। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि महाराष्ट्र के पास कितनी सीट्स है। मैंने आपको उत्तर प्रदेश की बताई 80 से तो कम ही होगी, पर आपने मुझे बताना है कि ये एक्चुअल में कितनी है। तो 30th क्वेश्चन का सही आंसर है सी। 31st क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। द स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि स्पीकर किसको अपना रेजिग्नेशन देता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। और अगर डेप्यूटी स्पीकर को देना होगा तो ये किसको देगा, स्पीकर को देगा। ठीक है, वाइस वर्सा चलता है। 31st क्वेश्चन का सही आंसर है सी। 32nd क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से कौन से साल में राज्यसभा को कॉन्स्टिट्यूट किया था पहली बार। 1950, 1951, 1952, 1953। 32 क्वेश्चन का सही आंसर है 1952। अब मुझे बताइए आपकी लोकसभा को कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ठीक है, तो 32nd क्वेश्चन का सही आंसर है 1952। 33 क्वेश्चन हमारे पास है, द फर्स्ट एक्ट्रेस टू बी नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा। राज्यसभा में पहली एक्ट्रेस कौन थी जिनको नॉमिनेशन के थ्रू लाया गया था। जयललिता, नरगिस दत्त, वैजयनाथ थिमला और देविका रानी। तो इसका जो सही आंसर है वो है नरगिस दत्त। मे बी आप कंफ्यूज हो जाए जयललिता से, क्योंकि रिसेंटली इन पर मूवी बनाई है कंगना ने, तो ये थोड़ी सी फेमस आपको लग सकती है, बट इसका जो सही आंसर है वो है नरगिस दत्त। 33 क्वेश्चन का सही आंसर है बी। 34th क्वेश्चन हमारे पास है, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ओनली, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर एंड लोकसभा, प्रेसिडेंट एंड बोथ द हाउसेज ऑफ लोकसभा। 34 क्वेश्चन का सही आंसर है डी। इंडियन पार्लियामेंट 3 ऑफिसेज से कंसिस्ट होता है। पहला है हमारा प्रेसिडेंट, दूसरा हमारा लोकसभा और तीसरा हमारा राज्यसभा। तो 3 ऑफिसेज यहाँ पर होते हैं। 34 क्वेश्चन का सही आंसर है डी। 35th क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट शुड बी द इंटरवल बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईपीएफओ में आई गेस पूछा था इसको।
तो क्या होगा, 4 मंथ का होगा, 6 मंथ, 1 ईयर, ये फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। 35th क्वेश्चन का सही आंसर है 6 मंथ का गैप जो है मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए इंटरवल बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। 35 क्वेश्चन का सही आंसर है बी। 36 क्वेश्चन हमारे पास है कि कोई जज सुप्रीम कोर्ट का उसको कैसे रिमूव करते हैं, बाय द विल ऑफ चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस अगर चाहे प्रेसिडेंट, या फिर प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। इसका जो सही आंसर है वो है डी। प्रेसिडेंट करते हैं किसी भी जज को रिमूव अगर पार्लियामेंट रिकमेंड करता है तो। 36 क्वेश्चन का सही आंसर है डी। 37th क्वेश्चन हमारे पास है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को कौन अपॉइंट करता है। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई भी गवर्नर हो तो उसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 37th क्वेश्चन का सही आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 38th क्वेश्चन हमारे पास है कोई भी स्टेट इंडिया की लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट या एबॉलिश कैसे होती है। प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर ऑफ दैट कंसर्न स्टेट, पार्लियामेंट करती है, पार्लियामेंट करती है एज पर रेजोल्यूशन जो लेजिस्लेटिव असेंबली पास करेगी उस स्टेट की, या फिर गवर्नर करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन पर। इसका सही आंसर है सी। पार्लियामेंट करता है उस लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होना चाहिए। अगर जेएनके की काउंसिल को आपने अबॉलिश करना है तो जेएनके की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे ये पास होना चाहिए रेजोल्यूशन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। 39th क्वेश्चन हमारे पास है द पेंशन ऑफ अ रिटायर्ड हाई कोर्ट जज इज चार्ज टू। जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी जो पेंशन वगैरह है वो कहाँ से निकाली जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट वेयर ही लास्ट सर्व, जहाँ पे उनकी लास्ट पोस्टिंग हुई थी, या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ डिफरेंट स्टेट्स जहाँ जहाँ पे उन्होंने सर्व किया है, या फिर कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। चाहे सैलरीज हो चाहे पेंशन हो सभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही निकाले जाते हैं। कंटीजेंसी फंड में क्या होता है, इमरजेंसी के लिए फंड्स वगैरह रखते हैं, जैसे कोविड-19 जैसी सिचुएशन दोबारा आ गई तो वहां से पैसे निकाल सकते हैं। 39th क्वेश्चन का आंसर है ए। लास्ट क्वेश्चन क्या है आज की वीडियो का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट करती है 3 लिस्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। कौन से 2 आर्टिकल्स इस डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करते हैं, आर्टिकल 4 एंड 5, 56 एंड 57, 141, 142, 245 एंड 246। इसका सही आंसर है 245 एंड 246 जो है कि फेडरल प्रोविजन से डील करते हैं, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।